नमस्ते, गुड इवनिंग और सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इंस्टाग्राम लाइव पर। आज हम जुड़ रहे हैं मनोज तिवारी जी से और हम उनसे पूछेंगे ढेर सारी बातें और जानेंगे उनका बचपन कैसे बीता, जानेंगे वो पॉलिटिशियन कैसे बने और उस बचपन से लेकर एक पॉलिटिशियन बनने की जो उनकी जर्नी थी उसके बारे में। So hopefully we'll find some inspiration also, we'll find a few laughs also, and we are going to come back knowing him in a much better way. So I'm going to try and get Manoj ji to join us right away. Great, so there he is. Manoj ji is already in the video and we are connecting and there he is. Namaste. बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी, आज आप हमारे साथ जुड़े। थैंक यू चारू, थैंक यू। और जितने लोग देख रहे होंगे हम सभी को, सबको नमस्कार हमारा। तो आपके ज्वाइन करने से पहले मैं आपके बारे में कुछ बता रही थी सबको मनोज जी। एक तो जो आपकी जिंदगी में जर्नी रही है, एक बहुत ही छोटे से कस्बे से आपकी जिंदगी शुरू हुई है और अभी आप दिल्ली में हैं, पावर के केंद्र में हैं, मोदी सरकार का हिस्सा हैं। तो ये तो बहुत ही इंस्पिरेशनल जर्नी रही होगी आपकी। तो आप हमको एक कहानी अपने बचपन की बताइए। एक्चुअली आपने बिल्कुल सही कहा कि हम जहाँ जिस गांव से हैं और जो हमारा बचपन रहा है, फिर आज मैं जहाँ पे खड़ा हूँ वो वास्तव में बहुत ही कठिन जर्नी थी। और उसमें मुझे मेरा जो गांव है वो जगजीवन राम जी का क्षेत्र है। जगजीवन राम जी वहीं से हुआ करते थे और बिहार में वो वर्तमान में तो एक नया जिला बन गया है कैमूर। लेकिन मेरा जन्म बनारस में हुआ, एक सरकारी अस्पताल में। तो एक गांव के कस्बे से हम लोग सोचते भी नहीं थे, क्योंकि हमारा क्षेत्र तो एससी रिजर्व था हमेशा। लेकिन कैसे डेस्टिनी ला करके हम लोग को कहाँ। और जो लोग भी देख रहे हैं, मैं बताऊंगा, मैं चारू जी को मुंबई से जानता हूँ। जब इनके पिताजी मुंबई के पुलिस कमिश्नर होते थे, अब वो भी सांसद है, हम लोग साथ में सांसद हुए। तो निश्चित रूप से जब हम लोग गांव में हमारे कोई भी बड़ा लीडर आता था या नेता आता था, हम लोग भाग के जाते थे, उसके भाषण सुनते थे और 10-10 किलोमीटर पैदल जाके सुनते थे। 10-10 किलोमीटर। और हमारी पढ़ाई भी जहाँ जिस स्कूल में होती थी वो 4 किलोमीटर दूर था हमारे गांव से। तो हम 4 किलोमीटर क्लास 4 के बाद लगातार हर दिन 4 किलोमीटर गए हैं और 4 किलोमीटर पैदल। उसके बाद अब वो मैं क्या कहूँ कि जैसे हम लोग, हमारे घर में तो हमारे कोई गांव का प्रधान भी नहीं था, लेकिन मैं बीजेपी में आया और मैं उसके पहले भी मैं एक बार एक पार्टी से चुनाव लड़ा और फिर नरेंद्र मोदी जी के साथ सांसद बनने का हमें मौका मिला। और मुझे लगता है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, इस जो हमारी जर्नी फिल्म एक्टर, सिंगर, उसके बाद एक प्रदेश का अध्यक्ष बनना, वो सच में उसकी कहानी बहुत लंबी है। एक बहुत ही ऐसी कहानी होगी मनोज जी की जैसे कोई बचपन में सपना देखो और वो पूरा हो जाए। लेकिन आप क्योंकि पुरानी बातें कर रहे थे, आप याद कर रहे थे कि हम दोनों एक दूसरे को मुंबई के समय से जानते हैं, जब आप राजनीति में नहीं थे, जब मैं तो क्या, मेरे पिताजी भी राजनीति में नहीं थे। लेकिन उस समय का मैं आपको एक किस्सा बताती हूँ। तो तब मेरा आपसे जब भी मिलना होता था, मैं ये देखती थी कि अगर आप सड़क पर 20 सेकंड के लिए भी खड़े हैं तो ऐसी भीड़ लग जाती थी सिर्फ आपको देखने के लिए। और मैं आपको देख के सोचती थी कि इस इंसान को कितना प्यार मिलता है जनता का। और आज वहां से आगे आकर भी जब मैं देखती हूँ तो बहुत बार ऐसा होता है कि जब एक अभिनेता कोई और प्रोफेशन चुनता है
तो एक स्विच जो होता है वो करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आपके केस में मैंने ये स्विच बहुत इजी देखा। और शायद आपकी तब जितनी लोकप्रियता थी, और वो बहुत ज्यादा थी, आपको तो ऐसे कहते हैं आपसे बड़ा सुपरस्टार कभी देखा ही नहीं है भोजपुरी फिल्मों की दुनिया में। तो आज शायद उससे भी ज्यादा है, क्योंकि वो आइडेंटिटी आपके साथ है। और आज एक समाज सेवक की, एक पॉलिटिशियन की आइडेंटिटी और आपसे जुड़ गई है, और आपकी विनम्रता शायद और बढ़ गई है। मुझे लगता है कि अगर मेरे से कोई पूछेगा चारू कि सफल होने का जो कुछ दो चार तत्व होने चाहिए, रास्ता अपनाना चाहिए, तो मैं उसमें बोलूंगा कि आप जीवन में हमेशा विनम्र रहो और अपनी कोशिश करो, ईमानदारी से करो। कर्म जरूर करना है, लेकिन फ्रस्ट्रेशन में या आपको सही समय पर जो आप चीज सोचते हो मुझे अब मिल जानी चाहिए, नहीं मिली, तो आपको व्याकुल नहीं होना है। व्याकुल होके उद्दंड नहीं होना है, विनम्रता नहीं छोड़नी है। तो मुझे लगता है ना कि आप लाइफ में आपको बहुत कुछ मिल सकता है, और नहीं भी मिले तो मैं बोलता हूँ अगर नहीं भी मिलता है तो एक अच्छा इंसान होना कितनी बड़ी वो पदवी है। आज भी हम लोग जैसे हम स्कूल याद करते हैं तो हमारे गुरुजी होते थे बेचन सिंह गुरुजी, और बेचन सिंह गुरुजी हमको मिडिल स्कूल में पढ़ाते थे, साइकिल से आते थे और पूरा हमारा 20-25 गांव बोलता था कि कितने अच्छे टीचर है। साइकिल से आते थे, अपना कपड़ा खुद साफ करते थे। ऐसे ऐसे उदाहरण हम लोग कितना सुने हैं। आज भी जितने हमारे आसपास या बड़े बड़े लोग भी, तो कहानियां तो उनके अभाव और विनम्रता की ही कही जाती है। और मेरा ये विश्वास है, मैं जितने लोग सुन रहे हैं, कि विनम्रता, अपना गोल सेट करना और अपना जज खुद बनना। मैं सबसे चालू बोलता हूँ, आप अपना जज बनिए। आपकी क्या क्षमता है, आप कहाँ किस क्षेत्र में काम कर सकते हैं। किसी के कहने से उस क्षेत्र में कूद गए और फिर फ्रस्ट्रेशन में आ गए, तो ये मैं थोड़ा आध्यात्मिक रूप से भी सोचता हूँ कि बड़े भाग मानुष तन पावा। मनुष्य के रूप में पैदा होना इतनी बड़ी कृपा है ऊपर वाले की। हम अपने आसपास देख रहे हैं कितने जीव जंतु हैं, लॉकडाउन में तो और दिख रहे हैं। तो आप इंसान हैं, आपको अच्छा सोचना है, हेल्पिंग रहना है, विनम्र रहना है। बाकी तो कोशिश करो, जो मिलना है मिलेगा, जो नहीं भी मिले उसमें भी खुश रहना है। तो आप ये बता रहे थे मनोज जी कि आप क्या करो बहुत सोच समझ के करना चाहिए, लेकिन आपके केस में तो हमने ये देखा है कि आपने जो भी करने की सोचा, आप उस पे एकदम टॉप तक गए हैं। और चाहे वो एक खिलाड़ी के रूप में है, क्योंकि आप जब क्रिकेट खेलते हैं तो धुआंधार खेलते हैं, आप कमाल के सिंगर हैं, एक्टिंग में आपकी कोई बराबरी नहीं है, और अभी पॉलिटिक्स में भी ना ही आप केवल एक सांसद हैं, उसके अलावा पूरे दिल्ली की भी भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी संभालते हैं। तो जो भी आपको रोल दिया जाता है, शायद यही है कि जो आपका आध्यात्मिक आउटलुक है जिंदगी में, उसी वजह से भगवान साथ भी देते हैं। और इससे पहले कि मैं आपसे अगला प्रश्न पूछूं, मैं एक बात और कहना चाहती हूँ। मैंने ये देखा है कि जो लोग आपकी आलोचना करते हैं, बहुत सारे करते हैं, अपनी कान तक वो बातें आती भी हैं, वो लोग आपकी आलोचना करते हैं जो खुद अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाए। तो उनको ये लगता है कि पता नहीं ये हल भरा वृक्ष है, इस पे कुछ पत्थर फेंक लिए जाएं। तो आप उससे डील कैसे करते हैं? बहुत बार मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ और मैं सोचती हूँ कि आपका दिल कितना बड़ा होगा, आप ये सब पढ़ लेते हैं और जानते हैं कि सामने वाला आदमी कुछ नहीं करता, आप दिन रात मेहनत करते हैं और फिर भी उससे डील कर लेते हैं। एक तो मैं आपको बताऊं, अगर आपकी आलोचना हो रही तो आप जरूर कुछ ऐसा कर रहे हो जो कुछ ना कुछ खास है। क्योंकि अगर आपका किया हुआ कोई कदम अगर खास नहीं है, आपको दूसरों से आगे नहीं ले जा रहा है,
जी। तब तक आपकी आलोचना होगी नहीं। आप किसी ऐसे रास्ते पे जाओ जिस रास्ते पे कुछ फायदा नहीं है चलने से, तो वहां कोई टोकेगा नहीं आपको। आपको वहीं टोका जाएगा जहां आपके आने से कुछ ऐसे लोगों को परेशानी हो जो कि उस रास्ते पे हैं लेकिन वो गलत कर रहे हैं। जैसे एक उदाहरण के रूप में देखा जाए तो आज नरेंद्र मोदी का इतना, कई बार आप देखेंगे कुछ लोग मोदी जी का विरोध करते करते कब देश का विरोध करने लगे पता ही नहीं चलता है। हाँ। तो उनको क्यों? क्योंकि उनको पता है ये आदमी साधु स्वभाव का है, ये आदमी भारत के जन जन से और प्रेम करता है और भारत की प्रगति देखना चाहता है और विश्व बंधुत्व का समर्थक है। तो जो लोग विश्व बंधुत्व का समर्थक नहीं होगा या जो लोग कुछ की सफलता या अच्छाई चाहता है बाकी का वो लोग बारो भाड़ में जाए, तो वो तो उनको रोकेगा। आलोचना से तो कभी घबराना ही नहीं है। हाँ, एक बात जरूर करिए, आलोचना होती है तो उसका समीक्षा जरूर करो। हो सकता है आपसे कोई गलती हो रही हो और कोई आलोचना आपको ठीक कर सकती हो। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं सोशल मीडिया पे, तो मैं सोशल मीडिया पे देखता हूं कई लोग तो आलोचना करने में गाली गलौज करने लगते हैं। मैं उनके लिए चाहता हूं, आपको भी कहूंगा और जितने लोग सुन रहे हैं, कि भारत की सोशल मीडिया पे जो लोग हैं वो गाली गलौज ना करें, वो विरोध करें। आलोचना खुल के करो, स्वीकार है, अभिव्यक्ति का हर शख्स को अधिकार है, पर अगर सहमत नहीं तो विरोध का भी अधिकार है। पर इसमें गाली गलौज का कहां कारोबार है? वाह वाह वाह। तो मैं ये अभियान चलाना चाहता हूं, कोई भी हो। जैसे मान लो हम लोगों की तो ऐसे भी आलोचना होगी कि हम राजनीतिक व्यक्ति हो गए हैं, तो कितने लोग आम आदमी पार्टी में होंगे, कांग्रेस में होंगे, टीएमसी में होंगे, दूसरी पार्टी में होंगे, तो वो हमारे अगर कहीं ना कहीं प्रिय भी होंगे तो राजनीतिक रूप से मेरी आलोचना करेंगे। वो भी मेरा गाना सुने होंगे, फिल्म देखे होंगे, लेकिन बोलेंगे कि ये क्यों चला गया बीजेपी में। तो ऐसी स्थिति में तो चारू जी आपका कैमरा शायद उलट गया है। जी, मैं वही देखने की कोशिश कर रही हूँ, इसको हम कैसे वापस घुमाएंगे। अच्छा जब है, तक पानी दिख गया। जी जी जी, पानी है यहाँ पर। तो मैं जब मेरा तक ये इसको मानना है, समझ रही हूँ। जी, आपकी आवाज आ रही है? आ गया आ गया आ गया। आ गए आप? जी 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 जी। आ गए। अब मुझे या माफी चाहती हूँ, मैं भी आजकल टेक्नोलॉजी थोड़ी सीख ही रही हूँ मनोज जी। अच्छा, मुझे आज आपके बारे में एक नई बात पता चली और मुझे लगता था कि इतने समय से मैं आपकी टीम में भी काम करती हूँ और पहले से आपको जानती हूँ। मुझे आज पता चला आपके नाम पर तो एक पोस्टल स्टैंप तक बना रखा है और वो भारत में नहीं, वो नेदरलैंड्स में है। और जब नेदरलैंड्स की सरकार भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को प्रमोट करना चाह रही थी और उसके बारे में अच्छी बातें करना चाह रही थी, उनको पूरी इंडस्ट्री में आपका चेहरा उन्होंने उठाया और एक स्टैंप बनाया है जो अभी भी वहां पर ऑफिशियली चलता है और अवेलेबल है। और मुझे लगता है बहुत सारे लोग जो हमारी बातें सुन रहे होंगे मेरी तरह, उनको भी ये बात नहीं पता होगी। तो ये कब का है मनोज? मुझे लगता है ना कि आपको कई चीजें भूल जानी चाहिए करके, और मैं अगर इसको याद रखूंगा, नीदरलैंड में हमारा डाक टिकट चलता है। नीदरलैंड जो पहले हॉलैंड के नाम से जाना जाता था, तो नीदरलैंड का हमारा रिलेशन ये है कि 200 साल पहले जो हमारे भारत से, खास तौर से उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ये जो हमारे परदादा मजदूरी करने के लिए मॉरिशस और सूरीनाम गए, 7 समंदर पार, तो सूरीनाम से बहुत लोग नीदरलैंड लाके बसाए गए। अब उनका जड़ तो बिहार से है, यूपी से है, भोजपुरी से है। तो वो लोग अपनी जड़ों की तलाश में एक ये अपने निजीकरण किए अपने डाक विभाग का। तो वहां पे एक सिस्टम आया कि एक निश्चित संख्या में लोग चाहे तो किसी का
अपनी फोटो ले सकते हैं उतना डाक टिकट खरीदना चाहिए। तो नीदरलैंड में हम लोग जाया करते थे प्रोग्राम करने, सूरीनाम में भी जाते हैं हम, और उस नाते हमारा वहाँ एक परिचय हुआ। और बहुत प्यारा भारत बसा हुआ है। वो भारत से दूर हैं, वो एनआरआईज हैं, लेकिन उनको भारत की धरती से इतना प्यार है कि अगर थोड़ी देर और बोलूंगा तो मैं रोने लगूंगा। उनकी खान पान बोली, तो ये जरूर जीवन में एक उपलब्धि मिला। और अभी तक वो डाक टिकट चल रहा है, तो हर साल उसको खरीद लेते हैं लोग। तो हमारे देश के और भी कलाकार वहाँ, बालेश्वर जी थे, वो भी नीदरलैंड, हॉलैंड, सूरीनाम जाते थे। और एक 12 देश ऐसे हैं जहाँ की पहली और दूसरी भाषा भोजपुरी है। वहां पे संबोधन में जैसे ही आप जाइएगा तो बोलेंगे राम राम दीदी, राम राम दीदी। तो आपको अब ये मैं भूल ही जाना चाहता हूँ, याद करूंगा कि मैं जिंदा जीते जी डाक टिकट पे हूँ। अब इतना जल्दी तो मरूंगा नहीं, अभी रहूंगा काफी दिन। अभी तो शुरुआत है जिंदगी की। चारू जी, मैं अभी तक 4,912 गाना गा चुका हूँ। वाह, ये नंबर तो मुझे भी नहीं पता था। और मैं अब तो गिन रहा हूँ, अभी हाल ही में मैंने हनुमान चालीसा गाया है, तो मेरा 4,912 सॉन्ग हो गया। और मैं 99 फिल्म कर चुका हूँ। शतक नहीं लगा क्योंकि अभी मैं दूसरी भूमिका में हूँ, और मैं जिस भूमिका में रहना चाहता हूँ उसमें काम करना चाहता हूँ। मैं सबको बोलूंगा कि आप अपने ड्यूटी के साथ ईमानदारी रखिए। पूरे लॉकडाउन में हम एक भी दिन घर में नहीं बैठे। मैं दूसरों को बोलता भी नहीं हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी कहाँ हैं, मैं पूछता ही नहीं हूँ। हमारी टीम के कुछ लोग पूछ देते हैं, आप लोग पूछना ही चाहिए, क्योंकि लेकिन हम अपने काम करना चाहते हैं। दिस इज माई ड्यूटी, आई हैव टू परफॉर्म। ये एक्चुअली मनोज जी अच्छा हुआ आप ही ने मेंशन किया, क्योंकि हमारे पास एक सवाल आया था प्रत्युष से, और अभी मैं थोड़े थोड़े सवाल पढ़ती भी जा रही हूँ। और वो ये पूछना चाह रहे थे कि लॉकडाउन है, सबके लिए बहुत कठिन समय है और सब अपने घरों में बंद हैं, और आप अपने आप को पॉजिटिव कैसे रखते हैं। तो इस सवाल का पहला हिस्सा तो आपने बता दिया कि आप तो सेवा कार्यों में जुड़े हुए हैं और आप घर के बाहर ही हैं, लेकिन फिर भी मुश्किलें बहुत बढ़ गई हैं सबके लिए, और आप अपने चारों तरफ जब आप लोगों की मदद करने जाते हैं, परेशानियां ज्यादा बढ़ी हुई देखते हैं, तो आप पॉजिटिव कैसे रहते हैं? देखिए, पॉजिटिव रहना तो अपनी एक क्षमता है इंसान की। उसका कोई कॉपी बुक स्टाइल नहीं है, कुछ ईश्वर की कृपा भी होनी चाहिए। और रोज अपनी प्रार्थना में आप जिसको भी मानते हो, ईश्वर को मानते हो, अल्लाह को मानते हो, सबको। लेकिन मैं एक चीज करता हूँ चारू, जो रियल समस्या है उसके साथ अपने को जोड़िए। इसलिए नहीं कि मैं बीजेपी में हूँ। तो आजकल जैसे प्रवासी मजदूरों की समस्या है, एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको। तो प्रवासी मजदूर वो किसी भी राज्य से अगर उनका पलायन हो रहा है, तो मैं उस राज्य से सवाल करूंगा। ये नहीं सोचूंगा कि ये कांग्रेस शासित राज्य है, ये बीजेपी शासित राज्य है, ये टीएमसी शासित राज्य है। वहां पे आपकी मूल पॉजिटिविटी क्या है? मजदूरों की मदद करना। जैसे ही ये लॉकडाउन में समस्या हुई, हम लोग राशन पहुंचाने लगे, खाना देने लगे। बीजेपी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने हमें कहा। लेकिन मजदूर जो खाली पड़ा है, मोदी सरकार के राशन देने के बावजूद भी स्टेट गवर्नमेंट नहीं उसको दे पाई राशन, तो हमने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर विजय रूपानी जी से बात किया, लेकिन केजरीवाल जी से नहीं किया, सबसे किया। मुख्यमंत्री महाराष्ट्र से भी हमने बात करी,
मैंने डायरेक्टली उनसे बात नहीं हुई, लेकिन उनका जो सेकेंड उनसे बात करके सरकारों से ये बात हमने कहा कि देखिए, मजदूरों की रोजी रोटी इस समय छिनी हुई है, जो उनका राशन है पहुंचे, उनको किराया नहीं लेना है, इस समय उनको संभालिए। लेकिन उसके बाद भी मजदूर चल पड़े। अब आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा होगा, हृदय आपका भी कांपा होगा, हृदय हमारा भी कांपा होगा। लेकिन अब कोई उसको जब बात करेगा तो वो अपने अपनी पार्टी के अनुसार बात करेगा। अभी मेरी पीछे मैं एक चैनल पे था, मेरा एक कुछ हमारे अपने ही मित्रों से बातें हो गई, उनको मैं यही बोल रहा था कि इसमें क्या पार्टी पॉलिटिक्स। अगर महाराष्ट्र का मजदूर पलायन कर रहा है तो महाराष्ट्र सरकार जिम्मेदार है, दिल्ली सरकार जिम्मेदार है अगर दिल्ली से मजदूर पलायन कर रहा है, गुजरात शायद मनोज जी का वीडियो थोड़ा बात करेंगे, यही पॉजिटिविटी है। जी हाँ, अभी ये आ बात गया, जी अब आ अभी आ गया। गया। हाँ, अटक गया था। अच्छा, मैं एक बात और सोच रही थी। आवाज एक लास्ट लाइन बोल दूं, जी जी लास्ट लाइन। तो मुझे हमारी पॉजिटिविटी का असर भी हुआ कि हम लोगों ने ट्रेन चलाना शुरू किया, स्टेट से मांगना शुरू किया, स्टेट ने गाड़ी देना शुरू किया। हालांकि स्टेट भी डर रहा था कि बाहर से लोग आएंगे कैसे। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैं जो लोग भी सुन रहे हैं उनको बता देना चाहता हूं कि अभी दिल्ली से रोज कम से कम 14-15 ट्रेनें जा रही हैं बिहार के लिए, यूपी के लिए। और एक लाइन और जानकारी देकर मैं आगे बढ़ना चाहता हूं कि कल या परसों से अब रेगुलर जो ट्रेन है, जो जैसे गरीब रथ है, ये सब, वो भी 1-2 दिन में चलनी शुरू हो जाएगी, उसकी ऑनलाइन बुकिंग शुरू हो जाएगी। तो कहीं भी मजदूर भाई हो, कोई सुन रहा हो तो उनको बता दे कि जो ट्रेन में चला गया वो तो चला गया। कम से कम यूपी में अभी तक 22 लाख लोग वापस आए हैं। बिहार में इस समय तक करीब 11 लाख लोग पहुंच चुके हैं। और ये अब उन ट्रेनों का भी ऑनलाइन बुकिंग शुरू कर रहे हैं, जिसका भाड़ा ही वही 300-400-500 रुपया होता है। तो ये करने के लिए हम लोगों को पॉजिटिवली, हम पीयूष गोयल जी से बात किए। पीयूष गोयल जी की मैं बहुत तारीफ करना चाहता हूँ, रेल मंत्री जी। उस आदमी ने रेल मंत्री की तरह नहीं, चारू जी, पीयूष गोयल जी ने एक ऐसा परिवार के से लगा कि उनके घर का कोई फंसा हुआ, ऐसे उन्होंने राज्यों से बात की है। तो मैं समझता हूं और स्टेट भी पॉजिटिविटी रखें, और पॉजिटिविटी रखने के लिए कोई किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो जरूरतमंद है उसकी मदद करो, बाकी राजनीति बहुत कर लेंगे। आप सही कह रहे हैं मनोज जी, पर ये बात मुझे आपकी सबसे अच्छी लगी, और मैं इसको एक बार दोहराऊंगी कि उनके नजरिए से देखो, अपने आप को उनकी जगह पर रखकर देखो, और फिर जब उनका दर्द महसूस करोगे तो अपने आप ही उनके लिए जितना बनेगा उतना करोगे। और ये मैं अनुभव से बोल रही हूँ। दिल्ली के हैं, बहुत अच्छी बात है, दिल्ली के लोग नहीं भी हैं, कहीं बाहर से भी आते हैं। मैंने ये देखा है कि मनोज जी के पास से कोई खाली हाथ कभी नहीं लौटा, हमेशा सबकी सहायता हुई है, हमेशा सबकी मदद हुई है। और मनोज जी का एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा प्रोग्राम था जो मुझको हाल ही में पता चला कि वो एक माँ और बच्चे जो कहीं अलग अलग फंसे हो इस लॉकडाउन में, उनको मिलाने की एक मुहिम चला रहे थे। तो मनोज जी, आपको पता है मेरा भी एक छोटा सा बच्चा है, 11 साल का है मेरा बेटा, और ये सोच के मुझे इतनी टेंशन होती है वो कहीं अलग फंसा होता मेरी क्या हाल होती। तो आपने न जाने कितने माओ को उनके बच्चों से मिलाया है विद इन 24 आवर्स। बहुत, मुझे उसका नाम है ऑपरेशन माँ। जी। और उसमें हमारे दिल्ली के एक पत्रकार, उसका नाम लेना चाहता हूं मैं, सत्येंद्र त्रिपाठी, वो पंजाब केसरी में हैं, वो इसमें शामिल हुए। और दिल्ली के जितने डीसीपी हैं सब लोग इसमें खुल के सहयोग दिए। जहां माँ बच्चे से दूर या बच्चा माँ से दूर, तो हमने उसके लिए पास बनाया। और पुलिस ने उसमें और लोगों के लिए तो कहते थे तो पुलिस 10 बार पूछती भी थी। लेकिन ये तो जो काम हुआ है, सच में कई ऐसी स्टोरी आई है जिससे मैं बड़ा,
और उन बच्चों ने मुझे थैंक्स किया जिनकी माँ आ गई या वो माँ के पास बच्चा आ गई, बच्ची आ गई। जी रियली वो बड़ा सुकून देने वाला है। कुछ जी काम तो ऐसा है ना जीवन में आपको खुद अच्छा लगता है, तो अब उसका तो जो स्वयं को आनंद दे वो काम करके जो खुशी है वो तो व्यक्त नहीं की जा सकती। हाँ जी। और आपकी दोस्ती भी बहुत बढ़ गई है लॉकडाउन में मनोज जी। तो ये तो मुझको पता है कि आपको मन लगाने की कम चिंता है, क्योंकि पहले तो आप पूरे समय काम करते रहते हैं और जो थोड़े बहुत समय के लिए घर आते हैं, तो इंसानों की जब मदद हो जाती है तो आपके घर के आसपास कोई जानवर है, कोई पक्षी है, वो भी आपके पास आजकल आता है। तो आप बंदरों से हाँ आपने देखा, तो क्या मतलब देखा है आपने? बंदर आपके हाथ से खाना लेता है, मोर आ जाते अरे हैं। मैं इतना खुश हूं क्योंकि अभी तक मैं बंदर को देख के भागता था और बंदर हमें देख के भागता था। मैं भी बहुत मैं डर बं, मैं बंदर देखते ही सबसे पहले सोचता था अरे दो चार आदमी को बुलाओ कहीं वो झपट्टा न मार दे। जी इस लॉकडाउन में मैंने कमाल दुनिया देखी। जिस बंदर को देखा कि थोड़ा सा वो हमारे घर के आसपास बैठे हैं और मैं ब्रेड लेके गया, हाथ से ब्रेड लेके खाए, टमाटर दिया, थोड़ा वो वॉच करते हैं कि जो दे रहा है वो सही चीज है। हाँ। अरे कमाल कमाल की वीडियो बनी है। और उन लोगों का थोड़ा सा मैं आदत भी समझ गया। जैसे बंदर कुछ खा रहे हैं तो जब तक वो खा नहीं लेंगे दूसरा नहीं लेंगे। बल्कि संतुल आजकल के राजनेताओं को सोचना चाहिए इसके लिए हाँ। कि बंदरों से ये सीखना चाहिए कि भाई सॉरी उतना ही आजकल पेट में पचेगा, ज्यादा नहीं मांगते। हाँ पहले जितना है उतना खाएंगे, खत्म हो गया और भूख है। हाँ जैसे ही वो खा लिए ना तो जी मैंने कहा पानी पी लो तो फिर पानी भी पिए हाँ। और पीने के बाद वो सीधे चले गए मुड़ के वापस। नो थैंक यू नो कुछ। लेकिन उनका बॉडी लैंग्वेज बता रहा है क्योंकि दूसरे दिन फिर आते हैं फिर आते हैं। तो मैं समझता हूं ये लॉकडाउन इंसानों के साथ साथ इंसानों से भी दोस्ती हुई। अब मेरे पास चेन्नई से फोन आया, भैया भूखे हैं, तो मैंने कोई किसी को 1,000 रुपया 500 रुपया 2-3 हजार रुपया अगर ज्यादा लोग हैं भेज के जो सुकून मिला, लगा गाना गाने से जो पैसा मिला था उसका सही सही उपयोग हुआ है। जी इंसानों से दोस्ती हुई, बंदरों से दोस्ती हुई, कुत्तों को फीड किया। जो कुत्ते कल तक दौड़ा लेते थे गली में उनको जैसे ही भोजन दिया। एक दो हमारे कुछ ऐसे बच्चों से मेरा परिचय हुआ, औरा भंडारी, विभा तोमर, ऐसी बेटियां हैं जो डॉग्स को फीड कर रही हैं, उनके प्रति बहुत अच्छा काम कर रही हैं। वो लोग भी सुने कि मनोज अंकल फीड कर रहे हैं, उस पास में आए, हम गए देने उनको। और ये दोस्ती जो हुई है ये वास्तव में अब पता नहीं वो मिलेंगे तो कहीं पहचानेंगे कि नहीं, लेकिन मन को बहुत सुकून है। नहीं, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं मनोज जी। और मुझे लगता है कि वो सुकून ही बहुत बड़ी चीज होती है, क्योंकि आप जब रात को शांति से सो पाए, मतलब आपने जीवन में कुछ अच्छा कर लिया। लेकिन थोड़ा सा वापस से हम बैक ट्रैक करते हैं। और लोगों को कई बार समझ में नहीं आता है, जो आज आपके राजनीतिक जीवन को देखते हैं, उनको शायद समझ में नहीं आता कि किस प्रोफेशन की ऊंचाइयों को आप पीछे छोड़कर आए हैं राजनीति में। तो अगर उनको वो समझ में आ जाए तो वो आपसे रोज प्रश्न करना छोड़ देंगे, क्योंकि आप जहां पर थे, जिस जगह पर थे, चाहे वो कमाई की बात हो, पॉपुलैरिटी की बात हो, आपके पास दुनिया का सब कुछ था। और एक तरीके से आप वो एक दुनिया छोड़कर राजनीति में आए। लेकिन आप जहां से जीवन शुरू करे थे मनोज जी, एक वर्नाक्युलर स्कूल में आप जाते थे, पैदल चल के जाते थे, छोटी सी जगह पे रहते थे। आप हीरो बने कैसे? इतने सारे लोग सोचते हैं हम लोग का कुछ हो जाए लाइफ में, लेकिन आपकी बचपन से लेकर पहले अभिनेता तक की जर्नी, और फिर अभिनेता से लेके पॉलिटिशियन की जर्नी, कि आप एक प्रोफेशन पे टॉप पे जाके आप में हिम्मत कैसे आई कि आप उसको छोड़े और कुछ नया शुरू करें? क्योंकि कोई गारंटी तो होती नहीं। 6 साल पहले आप चुनाव जीतेंगे नहीं जीतेंगे कोई गारंटी नहीं, पर फिर भी आप एक इतना सक्सेसफुल करियर छोड़कर आए।
ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और मैं इसका कारण खुद भी ढूंढता हूं कि मैं कैसे आ गया। मैं उतनी बड़ी भीड़ से, क्योंकि मैं जिस गांव से हूं उस गांव में हमारे कई ऐसे साथी थे जो हमसे अच्छा गाते थे, लेकिन उनको बाद में गांजा पीने की आदत पड़ गई, नशा की आदत पड़ गई, उनको ये ड्रग्स लेने की आदत पड़ गई। मेरी आंखों के सामने हुआ। मैं उनको समझाता रहा, फिर वो धीरे धीरे अपना खेत बेचते गए और आज वही लोग, मेरा तो उनसे संबंध है क्योंकि वो तो मित्र थे, गांव के भाई थे, और मैं उसी भीड़ से कहां निकल आया। तो मैंने अपने को नशे से बचाया, पहला काम किया। मेरे पिताजी बोलते थे कि मनोज नशा से दूर रही है, भोजपुरी में बोलते थे। तो वो ऐसा मेरे पे छाप पड़ा चारू कि मैं नशा से आज तक दूर हूं। लोगों को लगता होगा, कई लोग कभी कभी सोचते हैं कि एक्टर रहा है, ऐसे कैसे नशा नहीं करेगा, लेकिन मुझे इस बात का प्राउड है कि मैं शराब पीता हूं, न मैं सिगरेट पीता हूं, न मैं, मुझे कोई नशा नहीं है। हाँ, नशा खेलने का है, नशा जो ड्यूटी पूरी करने का है, नशा अपने देश को खुशहाल देखने का है, नशा किसी की सहायता करने का है। और मैं जितने लोग आपके देख रहे हैं, मैं पढ़ रहा हूं, संजय जायसवाल जी अच्छा लिख रहे हैं, राहुल सिंह जी हैं, हेलो कर रहे हैं, कई कभी लोग लिख रहे हैं कि भैया गाना सुना दो, कई लोग गाने का भी डिमांड कर रहे हैं। मैं गाना गाऊंगा, आपसे बातचीत के लास्ट में मैं गाना गाऊंगा। और कई लोगों को पढ़ रहा हूं, चौधरी साहब, जय श्री राम, मनोज तिवारी जी, एक तो लिख रहे आउटसाइडर बीजेपी दिल्ली चीफ। अरे भाई, हम सब भारतवासी हैं। आनंद सागर जी, हनुमान चालीसा भी एक आदमी याद कर रहे हैं। मैं पढ़ते जा रहा हूं सबका, लेकिन अब क्या करूं, इतना जल्दी जल्दी चल रहा है ना, तो उसमें एक बात सबकी आ रही है कि भैया एक गाना जरूर गा देना। पक्का भैया। कुछ लोग कह रहे हैं हम भी बीजेपी से हैं, हाँ। तो बहुत अच्छी बात है। मैं, जो आपने कहा ना कि कैसे उस जर्नी से यहां तक पहुंचने में डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, अनुशासन। और आप छोड़ दो दूसरे को कि वो अनुशासन नहीं मान रहे, वो अनुशासन नहीं मान रहे, आप अनुशासन मानिए जी। अपने परिवार का, भारतीय संस्कारों का, भारतीय रीति रिवाज का। कुछ रीति रिवाज ऐसे भी हो सकते हैं जिसपे क्वेश्चन मार्क हो सकता है, तो विचार करिए, बात करिए। जैसे मैं आज एक बात कर रहा हूं ना कि भाई देखो, सोशल मीडिया पे खूब आलोचना करो, विरोध करो, गाली मत दो, वरना मैं पढ़ूंगा कैसे। मान लो मैं ट्वीट किया और अंदर से कोई माँ बहन लिखने लगा, अब पता है मुझे कि कोई फेक आदमी है, लेकिन मन जो है ना 4 घंटे के लिए टेंशन में आ जाता है कि यार ये बड़ा बुरा गाली दे दिया यार। करेक्ट। इसको भी अनुशासन बोलते हैं। हो सकता है हमारा विपक्षी भी कुछ अच्छा काम कर दे, तारीफ नहीं कर सकते तो चुप तो हो सकते हैं। छोड़ दो यार, अभी अच्छा किया है इसको जाने दो, बाद में बुरा करेगा तो ठोकेंगे। अनुशासन में, अनुशासन ये नहीं कि 50 आदमी के बीच में ही, मेरा अनुशासन मेरे मन का, मेरी आत्मा का, मेरे मनुष्य रूप में पैदा होने का, मानव होने का। अनुशासित व्यक्ति जरूर जीवन में कुछ न कुछ पाएगा, ये मेरा विश्वास है, और उसी के तहत मैं यहां तक आया हूं। और मैंने कई ऐसे गीत गाए हैं, अभी तो क्या लोगों को मेरा पूरा पता नहीं कि मेरा थॉट क्या है। अब आप देखिए, मैं 1996 में मैंने गीत गाया था, मेरा पहला साल था जब मैं स्टार बना था। और चारू, आपके आज चैनल पे मैं बता रहा हूं कि मैं 1 महीना में स्टार नहीं बना, 1 साल में नहीं बना, 4 साल।
मैंने जो अपमान झेला है, मैंने जो तिरस्कार झेला है, मैंने जो अवहेलना झेली है, जो लोगों ने मुझे नीचा दिखाने की कोशिश किए है, बेसुरा है, कुछ कुछ नहीं आता, भोजपुरी संस्कृति नहीं पता, सब सुना, लेकिन मैं थका नहीं, हारा नहीं। और ऐसा भी नहीं कि खूब सोच के चलता था, मैं बहता गया पानी की तरह। और आगे भी आज मैं इतना खुश हूं क्योंकि मेरी एक तो बहुत बड़ा ना वो गठरी नहीं पाला हूं कि इतना लेके चल रहा हूं, इतना पहुंचना है, नहीं। कटरी। गठरी, हाँ गठरी, गठरी नहीं मेरे पास, चल रहा हूं। और मुझे एक अपनी संस्कृति का गर्व है, भारतीय होने का गर्व है, पूरी दुनिया में जिस तरह देख रहे हैं। तो मैंने एक गाना गाया था 1996 में। अब आप सोचो कि संजोग देखो कि मैं गाना गाता था 96 में गंगा को बचाने का, भोजपुरी में। मैं सुनाऊं 2 लाइन? बिल्कुल जी, बिल्कुल। पर ये बिना गिनती का गाना है मनोज भाई। हाँ हाँ, ये ठीक है, इस ठीक है। करेंगे। हाँ, देखिए, गंगा मैया के समैया से बचा लए भैया, भारत के कल्याण चाहे तो। गंगोत्री से गंगा सागर परल बा भारी खतरा में, हर जीव नहीं खे हो समझ रहल, सब जन जन पड़ल अफतरा में। गंगा नदी नहा सभ्यता सजा लए भैया, भारत के कल्याण चाहे तो। अब मुझे क्या पता था कि एक नरेंद्र मोदी नाम का आदमी आएगा और नमामि गंगे मंत्रालय बना देगा। बिल्कुल। मैं 97 में गाना गाया बेटी बचाने का, भ्रूण हत्या पे गाना गाया कि अगिया दहेज के कैसन तेज हो गईल, बेटी जन्मावल परहेज हो गईल। बाद में एक प्रधानमंत्री आता है, बोलता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलेगा। मैं कहा सोचा था क्या होने वाला है भविष्य में। मैंने गाना लाल बत्ती पे गाना गाया था, हर नियम का बघार ताड़ो, रास्ता छोड़ो मंत्री जी के गाड़ी आवता, सड़क खाली कर राजा के सवारी आवता। मैं उनको व्यंग करता था, देखो देखो राजा आ रहे हैं। एक प्रधानमंत्री आया, लाल बत्ती ले गया सबका जी। अब ये सब मेरे जीवन में घटा है कि मैं जो सोचा वो देश की सरकार कर रही है और मैं उस सरकार का एक छोटा सा हिस्सा हुआ। बाद में तो मेरा गाना फेमस हो गया, हो जिया हो बिहार के लाला, जिया तू 1000 साल, हर जिया हो यूपी के बाला, जिया 10,000 साल, जिया तू 1000 तनी नाची के, तनी गाई के, तनी नाची गाई सबके मन बहलावा ये भैया भैया भैया, हो अपने कर्म से अपने माटी के मान बढ़ावा ये भैया, तनी जान जला के देश के शान बढ़ावा ये भैया। अब ये सब गाना गाया। बहुत 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 बढ़िया मनोज जी। लेकिन पता है, अभी आपसे मैंने कितनी बार तो बातें करी हैं, कितनी बार, लेकिन तब भी मुझे आज इतना कुछ आपसे जानने को और सीखने को मिला। और जितने भी युवा आज आपको सुन रहे हैं, मैं उनको याद दिलाना चाहूंगी, आप ये देखिए, परिश्रम का, मेहनत का कोई ऑल्टरनेट नहीं होता जीवन में। जिसने मेहनत करी है, भगवान उसको कभी ना कभी आशीर्वाद जरूर देता है। ये हो सकता है समय लग जाए। और जैसा मनोज भाई ने बोला, कीप योर सेल्फ क्लीन, नशे के चक्कर में मत पड़िए, और सच्चे मन से आप काम करोगे तो आपको जरूर उसका परिणाम मिलेगा। और ये बात पता है, मैं एक बात और सोचती हूँ भाई, इतने सारे युवा होते हैं जो बस गलत कामों में फंस जाते हैं। उनको लगता है कि ऑनलाइन आकर
चाहे वो ट्विटर हो या इंस्टाग्राम हो, बुरा बुरा लिख दे। वो किसी इंसान के चेहरे की पीछे की मेहनत, उसकी कहानी जानने की कोशिश नहीं करते। अभी जैसे आज आप बता रहे थे, मुझे नहीं लगता कि इतना सेंसिटिव इंटरव्यू पहले आपका बीजेपी के युवाओं ने सुना होगा। और ये उनके लिए प्रेरणा है कि उनको समझ में आए कि आप अपने आइडियल्स को भी साथ लेके चल सकते हैं, आप हर गलत आदत से दूर रहकर चल सकते हैं, पर अगर आप सच्ची मेहनत करेंगे, ऊपर वाले को साक्षी रखेंगे, जरूर आपको आशीर्वाद मिलेगा। और लास्ट क्वेश्चन मनोज भाई, पॉलिटिक्स में आप कैसे आए? पॉलिटिक्स में भी मैं बहता बहता ही आया हूं, और जो सरकारी सिस्टम में करप्शन का बोलबाला हुआ, खास तौर से जब मैं होश संभाले हुए था, मैं बोलूंगा मैंने 1996 से लेके और 2012 तक, 2013 तक जो भ्रष्टाचार का बोलबाला हमने देखा है, वो हमारे, अभी तो मैं आपको गाना मैं बहुत सुनाया नहीं जी। मैंने 50 गाना सरकारों के खिलाफ गाया है, वो किसी की भी सरकार होती थी। जो लोग करप्शन पे गाना गाता था मैं, कि सब हुए रुपये के खेल से आदमी के लगल बा, अधिका बिकात बड़े 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 बाबू, मैं ये सब गाना गाता था। आदमी का सेल लगा हुआ है, आदमी बिक रहा है, देखो चौराहे पे बिक रहा है। पॉलिटिशियंस के ऊपर, ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर, जो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त थे, मैं गाया। कई बार मुझे धमकियां मिली, लेकिन धीरे धीरे मुझे समर्थन करने वाले लोग ज्यादा मिलते गए। तो राजनीति में आने का जो मेरा मूल मंत्र था, जब मैंने नरेंद्र मोदी जी को सुना कि वो प्रधानमंत्री के कैंडिडेट हैं, और मैं तो उनके बारे में बहुत जानता नहीं था, सुनता था कि आदमी ने गुजरात की तस्वीर बदल दी है, गुजरात एक विकास का मॉडल बन गया। और जब मैं जाता था गुजरात में, जो गुजरात में हमारे बिहार यूपी के लोग रहते तो बताते थे, तो मुझे लगा कि मनोज तिवारी, आप किसी राजनीतिक पद पे भले न जाओ, कोशिश करो कि कोई योग्य व्यक्ति राजनीति के उस जगह पे पहुंच जाए। फिर मैं चाणक्य को पढ़ता था कि चाणक्य की मतलब भाई जरूरी नहीं कि हम उस पद पे बैठे, हाँ उस पद पे ऐसे व्यक्ति को बिठा दो जो हमारी तरह सोचता हो, जो देश के करोड़ों अच्छे लोगों की तरह सोचता हो, और जो देश विरोधी विचारधारा है उसको नेस्तनाबूद करने की ताकत रखता हो। तो मैं समर्थन किया, बाद में मुझे ही टिकट दे दिया गया लड़ने के लिए। तो जब लड़ लिया तो लड़ रहे ये तो बेस्ट हो गया ना हमारे लिए, अब हमारी टीम के आप लीडर हो गए, तो इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता था। लेकिन मैं भले लीडर हूं चारू, बट मैं हर अपने कार्यकर्ता से कुछ न कुछ सीखता हूं। कुछ सोशल मीडिया पे बहुत अच्छे हैं, कई हमारे कार्यकर्ता ऐसा है कि वो ऐसा ट्वीट करेंगे कि कई लोग उसको समर्थन करेंगे। तो सही समय पे सही लाइन सोचना भी बड़ी कला है। मैं आपके सामने में बोलता हूं, मैं सही समय पे सही बात क्या कहनी है, इसमें मैं कभी कभी चूक जाता हूं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं कभी कभी चूकता हूं, मुझे जब तक समझ में आता है कोई बोल दिया रहता है। तो देखिए, हमारे पास, चूंकि मैं बीजेपी का अध्यक्ष हूं दिल्ली का, तो मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि, हाँ वही है कि सबकी शक्तियां जरा इकट्ठा हो जाएं, वो मैं कोशिश करता रहता हूं। बट काफी लोग हैं, आई एम प्राउड ऑफ माय टीम, जो कि बहुत सारे लोग हैं जो जिनके कारण मैं अच्छा महसूस कर रहा हूं, और भविष्य में और भी हमारा दिल्ली विकास होगा। लेकिन सबसे मूल ये है कि सत्य को सत्य कहना है, अत्याचार पे आवाज उठाना है। अगर कोई हमारा ही साथी गलत करेगा तो उसे गलत कहना है। ये नरेंद्र मोदी जी का मंत्र है,
और उस पे हमें आगे बढ़ना है। और जितने लोग हैं आज सुन रहे हैं, सबका सबका धन्यवाद चारू। मुझे भी अच्छा लगा आज आपसे बात करने में। आप 3-4 ऐसी चीजें देखो, इंटरव्यू करने वाला जो प्रश्न पूछेगा उसी का जवाब देंगे। अब आपको पता नहीं है, मैं फिजिकल एजुकेशन टीचर हूँ। अरे ये तो मुझे नहीं पता था। मुझे ये तो पता है आप कमाल के क्रिकेटर हैं और आजकल बैटिंग बहुत खेलते हैं। मैं फुटबॉलर भी अच्छा हूँ, मैं एथलीट भी अच्छा हूँ, मैं स्पोर्ट्स का टीचर हूँ, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। ओ वाह। हमारे साथ के कई लोग सब अलग अलग स्कूलों में पढ़ाते हैं। तो मैं ये सब बहुत सारी चीजें, मैं पेंटर भी हूँ। और पर मनोज भाई आपकी पेंटिंग्स हमको जरूर देखनी होगी। एक एक ये काम मैंने बांध के रख लिया है, अब मैं इसको भूल। लेकिन थैंक यू। और मनोज हमारे जितने भाई थे पंकज पांडे जी, बहुत आदिशु जी, थी। बिनानी यास जी, थैंक यू। मनोज भाई और बहुत अच्छे लीडर इसलिए हैं क्योंकि वो अपनी टीम को साथ लेके चलते हैं। आज सबकी राहुल पाल जी, रंजीत सिंह जी, अपना सबको बड़ा हेलो भैया। बताते रहते हैं। और मनोज भैया आपकी एक लास्ट बात मैं सबको बताऊंगी और फिर हम एक प्रार्थना करेंगे। मैंने देखा कि एक जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की कला होती है, कोई आदमी नाराज है, किसी झगड़े में फंस गया, परेशान है, मैंने मनोज जी से बेहतर किसी का डिस्प्यूट रेजोल्यूशन देखा नहीं। इंसान को पता भी नहीं चलता उसकी नाराजगी कब दूर हो गई या उसका झगड़ा कब खत्म हो गया। और यही एक कारण है बहुत बड़ा कि मनोज जी इतने सक्सेसफुल अध्यक्ष रहे हैं दिल्ली बीजेपी के, क्योंकि सबको अपने साथ लेकर चलते हैं। और भाई अभी आप बता रहे थे कि आपने हाल ही में हनुमान चालीसा भी गाई है। तो कोरोना का समय है, सब पर संकट है, सब थोड़े थोड़े परेशान हैं, जो ठीक दिखते हैं वो भी थोड़े थोड़े परेशान हैं। तो आज इस इंटरव्यू को खत्म करेंगे हम, आपके साथ हनुमान चालीसा बोलेंगे। आप गाइएगा, मैं गाने लगूंगी तो सारे छोड़ के चले जाएंगे शो, और मैं हाथ जोड़ के सुनूंगी। बाकी लोगों से भी मैं यही बोलूंगी कि आंख बंद कर कर ऊपर वाले का नाम लीजिए हमारे साथ, और बहुत जल्दी ये संकट की घड़ी हमारे पीछे चली जाए। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरणं रघुवर विमल जस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरा पवन कुमार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, प्रणाम। खुश रहिए। सबको नमस्कार। जिसकी बात नहीं सुन पाया उनको भी फिर कभी मिलेंगे। जय हिंद।